इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल्स, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में माजी केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्माननीय सचिन जी पायलट आपको संबोधित करेंगे। साथ में सीडब्ल्यूसी मेंबर, माजी मंत्री, माजी कार्याध्यक्ष सम्माननीय नसीम खान जी, मेरे साथी भरत सिंह जी, जिशान जी और हमारे लीगल सेल के MRCC के पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा समय लेते हुए सचिन जी से विनती करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। साथियों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप इस वार्ता में आए। आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को भारत सरकार का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो आम नागरिक से जुड़े मुद्दे हैं। उनमें से बड़ा प्रमुख मुद्दा है हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी इकोनॉमी का। जून 2024 में लोकसभा के परिणाम आए थे, उसमें जिन लोगों ने दावे किए थे 300 पार, 400 पार, उनको जनता ने आईना दिखाया और एक खंडित जनादेश आया जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और बैसाखियों के साथ भाजपा ने सरकार का निर्माण किया। अब 1 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो बहुत महत्वपूर्ण एक मांग और एक इशू है, हम बताना चाह रहे हैं, वो इशू है जीएसटी का। जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। तो जब भी सरकार के आंकड़े आते हैं कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन, वो बेसिकली मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लासेस से जो इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है उसका जिक्र करते हैं। इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5% है और जीएसटी सभी नागरिक इनडायरेक्टली दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो भार पड़ रहा है वो प्रोफेशनल्स, मध्यम वर्ग और जो लोग आमदनी कमा रहे हैं उनके ऊपर पड़ता है। सरकार ने अनेकों स्लैब बना दिए हैं और मजे की बात यह है कि जब यूपीए सरकार ने पहली बार जीएसटी की कल्पना की थी, तब इसी बीजेपी ने पुरजोर विरोध जीएसटी का किया था। और सिर्फ जीएसटी का विरोध नहीं किया था, जब मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने पहली बार आधार कार्ड का प्रयोग किया था, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध आधार कार्ड का किया था, यूआईडी का किया था, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसका बहुत भाजपा प्रचार करती है। जब पहली बार हम लोगों ने राजस्थान के एक छोटा कस्बा है कोट कासिम, वहां पहली बार डीबीटी के माध्यम से एलपीजी की सब्सिडी हम लोगों ने दी थी, तो केंद्र सरकार का बहुत विरोध भाजपा ने किया था। आर्थिक मुद्दों पर एफडीआई रिटेल के अंदर भाजपा ने विरोध किया, आज उसकी वो एडवोकेट बन गए हैं। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, आज उसके वो प्रमोटर बन गए हैं। तो अपने स्टैंड को लगातार भाजपा बदल रही है। जीएसटी का विरोध करने वाले, और जीएसटी काउंसिल में जब चर्चा होती थी तो गुजरात के तब के मुख्यमंत्री मोदी जी इसका पूरा विरोध करते थे। और जीएसटी जब लागू करी बीजेपी सरकार ने, तो रात के 12 बजे सदन के अंदर बहुत माहौल बनाकर जैसे उन्हें आविष्कार किया है और एक फ्लॉड जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। फ्लॉड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर सरकार को आमदनी बढ़ानी होती है। ये सरकार आमदनी बढ़ा रही है चंद लोगों की और बहुत सीमित जो वर्ग है। आप आंकड़े देखिएगा, कॉर्पोरेट्स को 2 लाख करोड़ का टैक्स ब्रेक और मध्यम वर्ग से आप जीएसटी वसूल रहे हैं। जीएसटी जब जनता का आप लगातार ले रहे हैं तो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन और महंगाई और खासकर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर चीज, एलपीजी सिलेंडर हो, खाद्य पदार्थ हो, रोजमर्रा की चीजें हो, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार को जीएसटी 2.0 लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। उसमें इतनी सारी स्लैब्स बनी हैं। अब बहुत एक चर्चित उदाहरण है पॉपकॉर्न का। अब उसमें 3 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। जो छोटा व्यापारी है उसकी वो पालना नहीं कर सकते हैं। इतना जटिल, इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है कि छोटा व्यापारी इस जीएसटी को कंप्लाई नहीं कर पाता।
कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उस पर आतंक आता है, इंस्पेक्टर्स का और डिपार्टमेंट का नोटिस आते हैं, उसका शोषण होता है। वैसे ही पूरे देश की एजेंसीज हैं, जो इनकम टैक्स है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जीएसटी के इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम आतंक मचा के रखते हैं। और ईडी सीबीआई की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार डाला है सरकार ने, उसको कम करने का समय आ चुका है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री महोदया से, कि आंकड़ों के जाल में जनता को ना फंसाएं, स्लैब्स को रैशनलाइज करें, जीएसटी के माध्यम से मध्यम वर्ग पर जो भार पड़ रहा है, और जो गृहिणी हैं जो 10-20 हजार रुपये महीने कमाते हैं, उन्हें तो अपने 2 बच्चे पालने होते हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम दबाव उन पे है। और चंद उद्योगपति जो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं, उनको लगातार आप टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स ब्रेक चंद लोगों को, और 80% जो देश की आबादी है उसके ऊपर आप जीएसटी का जो बोझ डाल रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। इस पर कई बार खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है, क्योंकि अब 2-3 हफ्तों के अंदर बजट पेश होगा। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो जनता की भावना है उसको समझे और जीएसटी के मामले में अपनी जिद को छोड़े। ये सरकार जिद की सरकार है। भाजपा में अपनी बात जो कह दी तो कह दी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, जिन बातों को कंसेंसस बना के करना चाहिए उसको करती नहीं। जीएसटी का जो पहला प्रपोजल आया था वो हमारी सरकार में आया था, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको पहली बार प्रस्तुत किया था, क्योंकि इससे एक आपका टैक्स कलेक्शन बाइडन हो सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों में टैक्स कलेक्शन का पूरा जोर, पूरी जिम्मेदारी और पूरा बर्डन मध्यम वर्ग और लो इनकम फैमिलीज के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको नेहरू पे पेश किया जाए, और टैक्स टेररिज्म, देश में नागरिकों के ऊपर जो एक खतरे के बादल मंडराते रहते हैं, वो सरकार का दबाव का टैक्टिक्स है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित कर चुका है, वो भी हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा के खाते में जमा है। और चुनाव से ठीक पहले सरकार कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को सीज करती है। तो ये इकोनॉमिक जो दबाव है, आर्थिक दबाव है, ये पॉलिटिकल हम लोगों पर है जो है, लेकिन आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। और अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल जनता के हित में ये सरकार प्रपोजल लेकर आती है, उसका समर्थन करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम विरोध करें क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन जनता त्राही कर रही है। महंगाई से हर व्यक्ति, हर परिवार परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और जहां हम आज बैठे हैं ये देश की आर्थिक राजधानी है। तो यहां पर भी हम लोगों को केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि इसको आप रैशनलाइज करिए, कमजोर वर्ग, मीडियम इनकम फैमिलीज, मिडिल क्लासेस को आप राहत देने का काम करिए। और सिर्फ ये कैंपेन, अखबार, इश्तिहार, होर्डिंग, इनसे काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स को आप लगातार राहत देते हैं, टैक्स ब्रेक देते हैं, गवर्नमेंट के आसान से उनको लोन मिल जाते हैं, और निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन भी सरकार जो करती है वो पारदर्शी तरीके से करे। कांग्रेस पार्टी उद्योग के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी निवेश के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टमेंट्स के पक्ष में है। लेकिन जो सरकार में देश की संपत्ति है उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो डिस्पोजल है, वो मनमाने तरीके से आप सीमित लोगों को देना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं देश के साथ एक धोखा है। इसलिए आर्थिक मामलों पर इस सरकार की जो अब तक का कामयाबी रही है, जो दिखाते हैं वो सिर्फ कागजी है। और ये कहना कि देश में हम इतने $1 ट्रिलियन कमा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है, इतना बड़ा मुल्क है भाई, 140 करोड़ लोग मेहनत करते हैं, तब जाके देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार को जो इनका फेवरेटिज्म है, जो पक्षपात की रणनीति करते हैं, उससे बचकर जनता का ध्यान देना चाहिए। और जीएसटी 2.0 उन लोगों को लागू करना पड़ेगा जहां पर स्लैब्स को रैशनलाइज किया जाए और मध्यम वर्ग के ऊपर भार कम पड़े। इस बात की मांग हम लोग करते हैं। जीएसटी का एक जो स्लैब है वो अभी है, तो एक ही रेट तो होना चाहिए सर। रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी 6 या 5 रेट तक स्लैब्स अभी हैं, और हर बार नए आइटम जुड़ते हैं, कुछ निकल जाते हैं। जब गुजरात चुनाव आते हैं तो कुछ आइटम उसमें से निकाल देते हैं, कुछ पॉलिटिकल फायदा देखने के लिए। तो टैक्स रिजीम स्टेबल नहीं है। जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी तक इरेशनल है, उसको रैशनल बनाना पड़ेगा। और हर निवेशक एक स्टेबल लैंडस्केप देखना चाहता है।
इस सरकार में इतनी बार अदला बदली होती है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। और मैं तो कहता हूं जो छोटा व्यापारी है, धंधा करने वाला है, उसको कंप्लायंस करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो स्लैब्स को रेशनाइज करना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं, जो भारत देश का टैक्स कलेक्शन है, वो अधिकांश भारत जीएसटी का मतलब कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर दे रहा है, हमें पता भी नहीं पड़ता हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है। तो वो तो उसमें कोई हमको टैक्स ब्रेक मिल नहीं सकता, कंसेशन मिल नहीं सकता। लेकिन जो लाखों करोड़ के मालिक हैं, उनको आपके लोन राइट ऑफ कर देते हैं, आप टैक्स ब्रेक दे देते हैं, आप कंसेशन दे देते हैं, आप सब्सिडी दे देते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस्ड अप्रोच है, इसके विरोध में हम लोग हैं। सचिन जी, आपने भी मध्यम वर्ग की बात की, जो टैक्स स्लैब बना हुआ है, तो मध्यम वर्ग तो दोनों ओर से परेशानी की पॉलिटिकल पार्टियों में जो रेवड़ी बांटने का जो सिस्टम शुरू हुआ, उसके लिए कोई टैक्स स्लैब कोई सरकार कम करने वाली नहीं, किसी की भी सरकार, क्योंकि उनको मिडिल क्लास की जेब से लेना और नीचे गरीब या जो वोट बैंक उनको बांटना है। तो परेशानी ये है, तो ये कैसे कम होगा? देखिए, मेरा इसमें राय बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार आज प्रदेश में भी है, देश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जब विपक्ष पे आरोप लगाती भाजपा कि आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, तो वो काम रेवड़ी वाला हो गया। लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, मुफ्त यात्रा करा रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। विपक्ष की सरकार अगर कुछ करती है तो वो रेवड़ी हो जाती है। पहली बात तो ये मैं गलत मानता हूं। दूसरा, सरकार के संसाधन किसी निजी व्यक्ति के नहीं है, वो जनता की प्रॉपर्टी है। अगर टारगेटेड इंटरवेंशन कर जरूरतमंद लोगों को हम मदद, सहायता, राहत पहुंचाते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हम लोग घोषणाएं करते रहे, मैं उसको गलत मानता हूं। लेकिन जो डिजर्विंग हमारे देश का बहुत बड़ा तबका है, जो आज मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है, और बाकी मुल्कों में होता है, फूड कूपन्स लोग देते हैं, अमेरिका में देते हैं, यूरोप में देते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है उनको आर्थिक सहयोग करना कोई रेवड़ी नहीं हो सकता। ये सरकार की मॉरल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की मदद करें। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, संसाधन ना होने के अभाव में भी आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए बोलें, वो मैं समझता हूं प्रिंसिपल रूप में वो गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, आप देखिए, और कोई करता है घोषणा तो उसको रेवड़ी बोलते हैं, और खुद आप अपनी छाती ठोक के बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में सबसे ज्यादा भोजन खिला रहे हैं। तो ये जो उनका कहना और करना है, बहुत बड़ा अंतर है। सचिन, पिछले 4 साल में जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है सबसे निचले स्तर पे है। सरकार ने 52 से 47 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना। आपको लग रहा है आज जो ग्रोथ रेट गिरी है जीडीपी के पीछे वजह क्या है, और क्या आंकड़े सही पाए जा रहे हैं, दिखाई नहीं जा रही, तस्वीर दिखाई नहीं जा रही? दोनों बातें सही हैं, चाहे आंकड़े एनएसएसओ के हों या सरकार के आंकड़े हों। पिछले कुछ सालों में ऑथेंटिक डेटा का अभाव है। जब तक सही आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक सिर्फ गेसिंग गेम होता है और सरकार का प्रोपेगेंडा काम करता है। तो सरकार ने जानबूझ के स्टैटिस्टिकल डेटा, सेंसस, एनएसएसओ, तमाम जो डेटा है वो रोक के रखे हैं, और वो सिलेक्टिवली रिलीज करते हैं उसको। वो गलत है। यूपीए की सरकार में जो भी आंकड़े थे, अच्छे बुरे, वो जनता के सामने आते थे। ये काम चीन में होता है। चीन के आंकड़े किसी को पता ही नहीं असली में क्या है, क्योंकि जो बताते हैं सरकार में छापने पड़ते लोगों को। लेकिन मोटे तौर पर आंकड़ों का अभाव मतलब ट्रांसपेरेंसी का अभाव। दूसरा, जो जीडीपी ग्रोथ अब हुई है, देखिए, देश में जो प्रतिभा है, देश का जो पोटेंशियल है, उसके अनुरूप नहीं है। इस देश में कम से कम 10% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखें और 20 साल तक करें, तब जाके हम विश्व पटल पर अपनी साख छोड़ पाएंगे। अब इतनी बड़ी आबादी में हम सिर्फ जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कितना है? हम $3.5 ट्रिलियन हो सकता है, लेकिन पर व्यक्ति आमदनी कितनी है, उसके आंकड़े देखें, वो असली कहानी बताता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देश में जो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। जो अमीर हैं वो इतने दौलतमंद हो गए, इतने बिलियनर बन गए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। और जो 2 जून की रोटी नहीं खा पाते हैं, वो और उनमें खाई बढ़ गई है। तो अमीर गरीब की खाई, गांव शहर की खाई, बहुत बड़ा विभाजन आ चुका है। और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज में असंतुलन बनता है। एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेस टू एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, और हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, साथ साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। आज बीए, डबल एमए, पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक हाई नंबर्स, मतलब
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जितने शिक्षित बेरोजगार आज देश में इतने कभी नहीं रहे, आजादी से लेकर आज तक। उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अभी यहां खोदो यहां क्या निकलेगा, वहां खोदो वहां क्या निकलेगा, इस तक सीमित रखते हैं ताकि पूरे देश का ध्यान वहीं अटका रहे। कभी संभल, कभी मथुरा, कभी अजमेर, नाम लेते रहो, चर्चा होती रहे और लोग अपना व्हाट्सएप देखते रहें और भूल जाएं कि मेरे बच्चे बच्चियों का पढ़ाई का क्या होगा, नौकरी को क्या होगा। तो ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं और ये पुरानी नई कला नहीं है। ये भाजपा हमेशा ही लोगों को ध्यान डाइवर्ट करके रखना चाहती है ताकि नए मुद्दे हमेशा आते रहें। अब 10 साल पहले फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, योगा इंडिया, खेलो इंडिया, हर 2 महीने में नया नारा आता था। स्वच्छ इंडिया, तमाम तरह के नारे, उनमें से कंप्लीट कितने हुए और कंप्लीट हुए तो उसके आंकड़े कहां हैं? अगर आंकड़े तब जाके जमीन पे देखिए क्या हालात है देश के अंदर। इसके अलावा आपने मिडिल क्लास का जिक्र किया, बजट में इस बार जो आय है 10 लाख तक की आय पर छूट दी जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। आरएसपी मजदूर संघ ने भी इसकी मांग की है। कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका, आप भी चाहते हैं कि जो आय है मिडिल क्लास जो देखिए, बजट बना सरकार का काम है, मैं तो वित्त मंत्री करेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10-11 सालों के अंदर मध्यम वर्ग जो अधिकांश शहरों में रहते हैं या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, उन लोगों को आर्थिक राहत इस सरकार नहीं दे पाई है। गैस का सिलेंडर 900 रुपए का बिक रहा है, 1000 का बिक रहा है और आपकी वेज इंक्रीज नहीं हो रही है। कारखाने बंद, जो छोटे लघु उद्योग है ना, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो लगातार बंद हो रहे हैं। हाँ, जो कुछ बड़े चंद घराने हैं जो लगातार उनका व्यापार फैल रहा है, वो रह कहीं रहे, काम यहां कर रहे हैं। सरकार की संपत्ति सरकारी बैंक से सब्सिडाइज रेट में 1 बिल्डर कर रहा है तो उसका तो चांदी है। लेकिन जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनको सरकार राहत नहीं दे पा रही है। और उन लोगों को आज जरूरत है संसाधन की, सपोर्ट की और कंसेशंस की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में वित्त मंत्री महोदया सारे काम छोड़कर उन लोगों को राहत दें जो डिजर्विंग है, जो मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं। इस देश में 5% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा? और जो एग्रेरियन क्राइसिस है आज देश में, सच में खाद के दाम, यूरिया के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं है। और एमएसपी पे हमने कहा था कि आप एक ऑफिशियल गारंटी लेकर आए। जब किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी में एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएंगे। पूरे देश में कांग्रेस इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा चुनाव से पहले कि एमएसपी पे हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे सरकार बनाने के बाद। भाजपा ने सरकार में वादा किया था वाइल बीइंग इन गवर्नमेंट एंड दे हैव नॉट डिलीवर्ड। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। तो किसी पर ध्यान नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं है, इन्फ्लेशन पर ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस पे है कि हम वोट लेके सरकार कैसे बनाए। तो उसमें मुझे लगता है वो समय आ गया कि अब आर्थिक वास्तविकताओं को सरकार समझे और उसके अनुरूप काम करे। दिल्ली चुनाव को लेकर मेरा सवाल है, आपकी सारे आप पूछो और कोई दो लोग बैठे। इंडिया गठबंधन की जो साथी है, सपा होगी, ममता होगी, यहाँ आज ठाकरे सेना ने भी कहा है कि वो आपका समर्थन करते। क्या वजह कि कांग्रेस आपकी जो साथी है? इंडिया अलायंस पहले मजबूत था, आज मजबूत है, आगे मजबूत रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, हम सरकार के पार्ट हैं, वहां वो परिस्थिति थी। जम्मू कश्मीर में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार के पार्ट नहीं है। बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए, कांग्रेस पार्टी हम अलग अलग चुनाव लड़े वहां पर। दिल्ली में हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए था, लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोग अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि इससे इंडिया अलायंस नेशनली कमजोर पड़ेगा, मैं मानता हूं गलत है। कि हमारा गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर हमने किया था, संविधान हो, देश में जो हालात बने भाजपा के शासन में, उन मुद्दों पर हमारी आज भी एक राय है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ अलग अलग परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य यही है कि जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़े, अच्छे परिणाम लेकर आए। सर, आप जिक्र करें कि इंडिया अलायंस वीक नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्हें राज्यों का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहां कहीं कांग्रेस जरूर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, तो आपका साथ छोड़ता आ रहा है, तो पैसे ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई किसी का साथ नहीं छोड़ रहा। जैसा मैंने कहा, समय के साथ चुनावी स्टेट्स को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कभी कोई निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन था, जिन मुद्दों को लेकर इकट्ठे आए थे सदन के अंदर, सदन के बाहर, आज भी वो हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन सर, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कहा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जीत जाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से स्टेटमेंट करा है। उनका एक और स्टेटमेंट आ गया, उसको पढ़ लीजिए।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां जौन सा दल चुनाव लड़ता है कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। नोबडी फाइट्स लूज इलेक्शंस। जब परिस्थिति ऐसी है कि हमको चुनाव लड़ना है, स्टेट यूनिट्स की कुछ राय होती है, उसको पार्टी को मानना पड़ता है, तो हर स्टेट की अलग परिस्थिति है। अभी बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, वहां हम लोगों ने कंटेस्ट सपा ने किया था। तो हर स्टेट के अलग अलग लैंडस्केप बनता है, लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोग अपने दम पर चुनाव अभी लड़ रहे हैं फिलहाल, और मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे। बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो, लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आ रही है। अभी बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं बांग्लादेशियों को लेकर? मैडम, पहली बात तो अभी चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली पे हम चर्चा कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव चर्चा तो अभी कोई है नहीं, जब चुनाव आएंगे तभी चर्चा अभी से करेंगे। उद्धव ठाकरे ये कहना है कि उनका कहीं ना कहीं पार्टी अलग महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनको हमेशा एक मजबूत तबका मिला है। तो इसको किस तरीके से देखेंगे? वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के संदर्भ में, महाराष्ट्र के संदर्भ में बीएमसी इलेक्शंस को लेकर अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया। जब चुनाव आएंगे तब चर्चा इस पर करेंगे। संजय जी, दिल्ली का इलेक्शन है, आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? आम आदमी पार्टी है या बीजेपी? हमारा मेन कॉम्पिटिटर, हम लोगों की जो पहले परफॉर्मेंस रही है बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले 2 चुनावों के अंदर। हम चाहते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में हम लोग विपक्ष में हैं, रहे कई सालों से। हमारा अलायंस, जैसे बंगाल में हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारा अलायंस नेशनल लेवल पर था, और हम लोग किसी और की चर्चा ना करके अपनी चर्चा करते हैं कि हमें अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है, और हम अपनी सरकार वहां लेकर आए जब भी हमको मौका जनता देगी। लेकिन कॉम्पिटिशन किसके साथ? सबके साथ होता है भाई, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीता तो एक ही है ना, हारने वाले बहुत होते हैं, जीतने वाले एक ही होता है। सचिन जी, इस समय महाराष्ट्र में भीड़ का एक मुद्दा सामने आया, आपको पता होगा। कल अजित पवार अमित शाह से जाके मिले, उनके ही कहने के एक मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। अब तक महाराष्ट्र का इतिहास में है तकरीबन 4 से 5 मंत्रियों के अलग अलग मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महज बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती है, मुंबई में अटैक हुआ था, ये बयान दिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, सरपंच का इतना बड़ा आंदोलन होगा, 1 महीने हो गया यहाँ पे। ये इस्तीफे की मांग वहीं की वहीं है, और पूरा ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना। मैं तो विपक्ष में हूं, और मैं चाहता हूं कि इस देश में, प्रदेश में नैतिकता जिंदा रहे, और जिस प्रकार की घिनौनी घटना हुई वहां पर बहुत दर्दनाक रहा, जो मैंने प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और उस पर निर्णायक कुछ निर्णय सरकार को करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिनके तार जुड़े हुए हैं, जवाबदेही तो बनती है। और राजनीति में अगर आप कोई मॉरल स्टैंड नहीं लेते हैं तो जनता भी इस बात को देखती है। मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे कभी आरोप लगे हैं या कोई प्रकाश में आए हैं, लोगों ने कार्रवाई करी है। क्या मजबूरियां हैं कोलिशन पॉलिटिक्स की या इस प्रदेश की, वो समझ से परे है, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन जी, अभी बहुत सारी खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी हुए, अजीत पवार गुट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार गुट के एमएलए एमपी को पिकअप लाएं, शिवसेना भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव गुट के साथ एमपी एमएलए को लाएं। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, बाकी सब पार्टी सब शामिल। मेरा आपको ये सुझाव है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि यहाँ क्या है, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब बहुत टाइम सबके पास है, तो सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है क्लैरिफिकेशन पवार साहब की तरफ से, एनसीपी की तरफ से आ चुका है, खुद बोले हैं उन्होंने जो बोलना था उनको। मैं उनकी पार्टी की तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतने बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश और देश में इंडियन अलायंस जो गठजोड़ था वो मजबूत है और मजबूत रहेगा। सचिन जी, इसके अलावा आज शरद पवार जी ने और ठाकरे सेना की तरफ से भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने जमीन पर, और हरियाणा में भी आरएसएस ने जमीन पर उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम को उनसे सीखने की जरूरत है। आपका भी सेवा दल है, वो उतना एक्टिव नहीं रहा है, तो आप चाहेंगे कि जिस तरह से, जैसे वो मान रहे कि जमीन पे काम हो रहा है, कांग्रेस को भी इस तरह से जमीन पर उतरकर काम करने की। देखिए, मैं तो किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी बैंगलोर में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी की। वहाँ पे खड़गे जी, राहुल जी ने ये घोषणा करी है कि 2025 वाला जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित रहेगा। हमारी पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी स्ट्रक्चर, हमारा मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, कार्यकारिणी, उस सब को हमें पुख्ता करना है बूथ लेवल तक। और इस पूरे साल में हम लोग संगठन को प्राथमिकता देकर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, दुरुस्त करेंगे। और किसी के साथ कंपेयर करना मैं मानता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने काम किया हो, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो किनके साथ खड़े हैं, वो देश में जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे थे उनके प्रशंसक हैं या उनके आलोचक हैं।
तो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिणाम 1-2 चुनाव हार जीत जाते हैं, लेकिन वैचारिक और सैद्धांतिक जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं और पूरा 2025 आप सभी जानते हो 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है उसमें हम तब्दीली कर रहे हैं। एक नए ऑफिस में हम लोग जाएंगे, एक नई शुरुआत नए साल से होगी मकर संक्रांति के बाद, और पूरे 12 महीने संगठन को लगातार ताकत, बल, मजबूती देने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में, और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे देश में बहुत से दल हैं, कुछ हमारे विरोधी हैं, कुछ हमारे समर्थक हैं, लेकिन पूरे देश में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती देकर पराजित कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज भी हर गली, घर, झोपड़ी में मौजूद है और हमेशा रहेगा। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और ये सारी जो आप चर्चा करते हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था वो मजबूत था और अब मजबूत रहेगा। आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे और एनडीए को चुनौती देंगे। लास्ट एक सवाल है आपके होम स्टेट से, 1 साल हो गया है, उपचुनाव हुआ, 1 सीट जीती आप कह रहे हैं सर कैंडिडेट से दोनों भी टूट गए, वहां कांग्रेस को मजबूत के लिए क्या करें? एक तो आपको मैं सलाह, किसी एक चुनाव में अलायंस ना होना इसका मतलब अलायंस टूटना नहीं होता, अलायंस ना होना होता है। ठीक है, उनके साथ भी जो नेशनल अलायंस है हमारा वो अभी आज भी मौजूद है। वो बाई इलेक्शन था, किसी की होम सीट थी, पार्टी लोकल यूनिट्स की अलग राय थी, तो हम लोग वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाई इलेक्शंस सेटिंग गवर्नमेंट होती है, अलग तरह का प्रभाव रहता है, तो 100 तरह की बातें आती हैं, लेकिन बात सही है, वहां पे और हमको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग बार बार जो संकेत कर रहे हैं इंडिया अलायंस के ऊपर, उस पर मैं समझता हूं हो सकता है कि भाजपा के साथी कुछ चाहते हों, कुछ मिसचिफ क्रिएट करना, कुछ अफवाह फैलाना, कुछ खबर प्लान कर देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है वो स्वयं के लिए नहीं है। देश में जो खतरा आया था या अभी भी है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर, उस पर हम सब लोग साथ हैं। और इस मुद्दे को लेकर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और दल हो, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल है, आपने डिविसिव पॉलिटिक्स का आरोप लगाया भाजपा के ऊपर, डिविसिव पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं। एक मुद्दा छिड़ा है एसआईटी फॉर्मेशन को लेकर। एसआईटी फॉर्म हुई है संभल मुद्दे को लेकर जो 1978 में राइट हुए थे। अब सरकार इससे लेकर एसआईटी फॉर्म कर रही है, कहती है कि 1 हफ्ते में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि डिविसिव पॉलिटिक्स कर रही है, डाइविजन पॉलिटिक्स कर रही है, आप लोग शुरू में कहा, आप मेरी बात को रिपीट ही कर रहे हैं। हमारा एक एक्ट पास हुआ था 91 के अंदर, वर्शिप एक्ट को लेकर, उसमें सिर्फ कांग्रेस ने पास नहीं किया था, वो पूरी पार्लियामेंट ने पास किया था। तो जो मुद्दे बहुत पुराने सेटल हो चुके हैं उनको जानबूझ के कुरेदना कहीं ना कहीं उन ताकतों को बल देता है जो देश में एकता और अखंडता नहीं चाहते हैं, जो देश में बंटवारा मतलब बिखराव चाहते हैं, आपस में टकराव चाहते हैं। और समय आ गया कि आक्रमण की राजनीति, टकराव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, पक्षपात की राजनीति, धर्म, जाति, मजहब, जुबान की जो राजनीति होती है, तो हम विराम लगाएं। ये देश सबका है, इसमें सबका अधिकार है, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है और संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन देश पार्टियों से बड़ा है और संविधान से कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। उस ग्रंथ की अगर हम स्पिरिट को नहीं मानेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार हम लोग कमजोर करने का काम करेंगे और एक सोचे समझे तरीके, साजिशपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हम लगातार वीकन करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं इस देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। हमारे देश में चाहे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से हम वीकन करते रहेंगे, तो ये अच्छा संकेत हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं है। तो हम सब मिलकर साथ रहें, इंडिया अलायंस के हम सभी लोग, और इन्हीं मुद्दों को लेकर गठबंधन हुआ था। जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के हैं आपस में सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन जब देश के सामने चुनौती आई थी तब हम सब लोग इकट्ठे आए थे और वो चुनौती भी खत्म नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों का साथ है और बरकरार रहेगा। धन्यवाद।